माइक अपना म्यूट कर दिया है। तो आज का जो विषय मैंने चुना है वो महाराणा प्रताप, जो क्लास में जिस पर कुछ सवाल दिए गए थे उससे शुरू किया है। जो अन्य महाविद्यालयों के छात्र मेरे साथ जुड़े हैं उन्हें बता दूं कि ये जो महाराणा प्रताप है ये आपके पाठ्यक्रम में बीए में राजस्थान के इतिहास का सर्वेक्षण जो प्रश्न पत्र है उसमें है। और एमए के छात्र अगर इसमें जुड़ नहीं पाए, लेकिन अगर जुड़े हैं तो एमए उत्तरार्ध में जो मध्यकालीन राजस्थान का प्रश्न पत्र है उसमें भी राणा प्रताप पर है टॉपिक, और प्रायः इनसे संबंधित सवाल इसमें से आते हैं परीक्षाओं में। और परीक्षाएं को अगर एक तरफ परीक्षाओं को किनारे भी कर दें तो ज्ञानोपयोगी दृष्टि से भी हमें पढ़ाई को देखना चाहिए, क्योंकि ज्ञान अपने आप में महत्वपूर्ण है काफी ज्यादा। तो मैं जो कुछ बातें आपसे इसमें चर्चा में जो करूंगा, बात करूंगा, उसमें राणा प्रताप और अकबर, उनके जो समकालीन शासक हैं मुगल शासक, इनके बीच में जो संबंध रहे वो प्रमुख रूप से आते हैं। राणा प्रताप जो मेवाड़ रियासत है वहाँ के शासक हैं और इनके बारे में बहुत सारे मत मतांतर प्रचलित हैं समाज में। किसी भी इतिहास के घटना अथवा जो उसका राजनीतिक रंगमंच है उसके लिए जानकारी के कुछ साधन होते हैं, अर्थात यूं कहो सीधे सीधे इतिहास के स्रोत की बात सबसे पहले करनी चाहिए। तो जो युवा प्राध्यापक साथी हमारे साथ जुड़े हैं, डॉक्टर दीपेश जी और श्री योगेश जी, उन दोनों को मैं ये संकेत वापस याद दिलाना चाहूंगा कि प्रायः जब हम बात करें तो स्रोतों से बात शुरू किया करें, कि किसी भी जैसे चाहे जो विषय हम जब क्लास में चर्चा करें तो उसके स्रोत की जानकारी अवश्य दें कि भाई हमें ये जानकारी कहाँ से मिली, इसके बाद आगे बात बढ़े। तो अब राणा प्रताप से संबंधित अगर बात की जाए तो राणा प्रताप के बारे में जो जानकारी के साधन हैं, स्रोत हैं, वो काफी सारे हैं, किंतु उनके साथ जो समस्या है कि एक तो वो समकालीन हम उन्हें नहीं मानते, अर्थात उनके समय में कम लिखे गए स्रोत, और जो लिखे गए वो एक जैसे बदायूनी स्वयं उपस्थित था मुगल सेना की ओर से, उसने लिखा है बदायूनी ने, और दूसरा इसी तरीके से कि अन्य जो इतिहासकार निजामुद्दीन है, अबुल फजल है, ये मुगल कोर्ट से जुड़े हुए लोग। और बाद के साहित्य के बारे में आलोचक ये कह देते हैं कि साहब ये समकालीन कहाँ, ये तो सेकेंडरी सोर्स है, 100 साल बाद की रचना है, कोई 300 साल बाद की रचना है, तो इसको कैसे मान लिया जाए। तो मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि जब इतिहास लेखन करना ही है, हमें किसी चीज के इतिहास को रूपायित करना है, तो निश्चित ही हमें अगर प्राथमिक स्रोत उपलब्ध नहीं है तो हम द्वितीयक स्रोतों की ओर बढ़ते हैं, सेकेंडरी सोर्स की ओर बढ़ते हैं। द्वितीयक स्रोतों के बारे में अर्थात जो उस देश काल में नहीं लिखे गए, बाद में लिखे गए, वो भी हम स्वीकार करते हैं। तो राणा प्रताप के संदर्भ में उल्लेखनीय है कि हमें काफी स्रोत उपलब्ध हैं, जिनमें सबसे पहले फारसी स्रोत है। फारसी स्रोतों के अतिरिक्त संस्कृत साहित्य के स्रोत हैं, शिलालेख है, संस्कृत साहित्य के काव्य हैं, और इसी दृष्टि से अगर देखा जाए तो राजस्थानी स्रोत भी बहुत सारे, राजस्थान का बहुविध साहित्य हमारी मदद करता है। तो फारसी स्रोतों में मुख्य रूप से इकबाल नामा है, मुंतखब उल तवारीख जो बदायूनी का प्रसिद्ध ग्रंथ है, उसमें भी इनकी जानकारी है राणा प्रताप की, और अबुल फजल का अकबरनामा, और इसी तरीके से तबकात अकबरी जैसे ग्रंथ हमें जानकारी देते हैं राणा प्रताप के बारे में। मैं यहाँ स्पष्ट कर दूं कि राणा प्रताप के बारे में ग्रंथ राणा कीका कहकर के संबोधित करते हैं। राणा कीका से तात्पर्य यह है कि जो गिरवा का क्षेत्र है जहां राणा प्रताप का बचपन बीता था, प्रारंभिक जीवन,
वहां पर जो भील समुदाय था वो राणा प्रताप को कीका या कीका कहकर के संबोधित करते थे। अब इस जरा कीका शब्द पर दो शोधक साथी भी बैठे, इसलिए मुझे लगता है गंभीर बात कहीं ना कहीं बीच में आई जाती ज्ञानोपयोगी। तो कीका शब्द को संस्कृत साहित्य में कीका का अर्थ प्रभाव है। दीपेश जी को संबोधित करूंगा कि कीका जो राणा कीका कह रहे हैं, तो कीका का अर्थ संस्कृत में प्रभाव है, किंतु राजस्थानी में उस एरिया में मारवाड़ी में या यूं कह लो गोड़वाड़ी में, तो गोड़वाड़ी और मारवाड़ी में कीका का अर्थ पुत्र से होता है। अर्थात जो वहां का जनजातीय समुदाय था वो प्रताप को पुत्रवत स्नेह करता था, है ना, छोटा बेटा कीका, है ना। और जो संस्कृत में वो कीका का अर्थ प्रभाव है, अर्थात जिसका प्रभाव रहा हो। तो ये जो पर्शियन क्रॉनिकल्स जितने हैं, फारसी ग्रंथ हैं, उनमें प्रताप को राणा कीका कह के इतिहास लिखा गया। तो इस तरीके से ये फारसी साहित्य है, इसमें मुंतखबुल तवारिक बदायूनी का और इसी तरीके से अबुल फजल का अकबरनामा जो है, ये अकबरनामा 16 से 2 तक की घटनाओं का वर्णन करता है। ये याद रखने वाली बात हमेशा है कि 1602 तक की घटनाओं का वर्णन अकबरनामा करता है। और इसमें भी राणा कीका कहकर के राणा प्रताप का ये जो हल्दी घाटी का युद्ध है इसका संक्षिप्त उल्लेख हुआ है। और सबने अपने अपने ढंग से, अपने अपने दृष्टिकोण से इस युद्ध की चर्चा की है। इसी सिलसिले में आईने अकबरी का भी उल्लेख किया जाना चाहिए। आईने अकबरी में भी इसका जिक्र है, वर्णन है, और आईने अकबरी में जो बातें मिलती हैं उनका भी लगभग कमोबेश जो दृष्टिकोण है वो एक जैसा ही मिलता है। अब इसके बाद अगर बात करें संस्कृत साहित्य की, संस्कृत साहित्य में शिलालेख हैं, और विशेष तौर से जो शिलालेख में जगन्नाथ राय प्रशस्ति का उल्लेख आता है। सबसे पहले जगन्नाथ राय प्रशस्ति ये तेलंग ब्राह्मण लक्ष्मीनाथ थे, उन्होंने लिखी है प्रशस्ति, और ये 13 मई 1652 ईस्वी को इस प्रशस्ति को उत्कीर्ण कराया गया था। और इस जगन्नाथ प्रशस्ति में भी प्रताप से संबंधित जानकारी प्राप्त होती है। राज प्रशस्ति इसी तरीके से आती है। रणछोड़ भट्ट की राज प्रशस्ति भी प्रताप की जानकारी के बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण स्रोत है। तो ये दो प्रशस्तियां जो है, राज प्रशस्ति में 1000 से अधिक, लगभग 1100 एग्जैक्ट 1106 श्लोक इसमें राज प्रशस्ति में, और इसमें भी मेवाड़ का जो वर्णन है वो राणा प्रताप का भी उल्लेख मिलता है। अब संस्कृत में अमर काव्य एक रचना है जो अमर सिंह का यद्यप वर्णन करता है, किंतु उसके परोक्ष में वो प्रताप की घटनाओं का भी और हल्दी घाटी का भी संक्षेप में उल्लेख अमर काव्य में 2, 4, 5 श्लोक दिखाई पड़ते हैं। अमर काव्य के अतिरिक्त हमारे पास अमर सार भी है। ये जीवधर की रचना है अमर सार, और ऐतिहासिक ये एक संस्कृत काव्य है अमर सार। इसमें भी जगत सिंह के शासनकाल में इसकी रचना हुई थी, और इसकी जो पांडुलिपि है इसमें अमर सिंह संबंधी जानकारी मिलती है। फिर राज रत्नाकर आती है, पंडित सदाशिव की रचना राज रत्नाकर। राज रत्नाकर में भी प्रताप संबंधी जानकारी उपलब्ध है थोड़ी सी। मान प्रकाश एक अन्य ग्रंथ संस्कृत का ही है, इसका मुरारी दास लेखक है। और इस तरीके से ये राजस्थानी के अतिरिक्त संस्कृत के जो 2 प्रशस्तियां और लगभग ये 3 पुस्तकों का जो मैंने नाम लिया, इनमें प्रच्छिन्न रूप में हमें प्रताप की जानकारी मिलती है। अब थोड़ा सा आगे और बढ़े तो इस जानकारी के सिलसिले में राजस्थानी साहित्य की बात की जाए। राजस्थानी में सबसे पहले खुमाण रासो आता है, और ये शांति विजय, ये तपागच्छी जैन साधु थे, इन्होंने खुमाण रासो लिखा। और खुमाण रासो में भी बप्पा रावल से राणा राज सिंह तक का जो उल्लेख है उसमें इसका उल्लेख मिलता है। फिर एक पतायण है जिसका लेखक अज्ञात है पतायण का।
इस पतायन में भी प्रताप के शौर्य और साहस की प्रशंसा की गई है। विशेष तौर से फिर सगत रासो का वर्णन आता है। सगत रासो ये गिरधर आसिया की रचना है। सगत रासो, सगत रासो में भी प्रताप का उल्लेख प्राप्त होता है। और इसके बाद राणा रासो एक अन्य ग्रंथ है। ये दयाल दास की रचना है राणा रासो। सबसे महत्वपूर्ण रचना जिसके बारे में बिल्कुल अकाट्य है, लेकिन आप देखिए लंबे समय तक इतिहास लेखन में दृष्टियां महत्वपूर्ण है, इसलिए विरुद्ध क्षत्रि, ये दुर्सा आड़ा की रचना विरुद्ध क्षत्रि। इस पर मेरे ख्याल से इसमें 76 दोहे लिखे गए हैं राजस्थानी में, बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो विरुद्ध क्षत्रि का लेखक है, ये एक तो पहली बात समकालीन है, प्राइमरी सोर्स है विरुद्ध क्षत्रि। दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि ये अकबर का दरबारी था, कोटियर अकबर के यहाँ भी ये रहा है, और प्रताप के पास ये नहीं था विरुद्ध क्षत्रि का लेखक दुर्सा आड़ा। किंतु इस विरुद्ध क्षत्रि में जो 76 दोहे हैं उसमें वो राणा प्रताप की वर्णन करता है, और साथ साथ उस घटना का विशेष तौर से जब प्रताप का देहांत होता है तो ये भावुक होकर के अकबर के सामने इस विरुद्ध क्षत्रि के कुछ दोहे, 5-6 दोहों का वाचन करता है। और जैसा ये सोच रहा था कि अकबर गुस्सा होगा, किंतु ऐसा नहीं हुआ। कहते अकबर मौन होकर के सुनता रहा, उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। तात्पर्य यह है कि विरुद्ध क्षत्रि एक इतना निरपेक्ष और एक ऐसा सोर्स है, स्रोत है प्रताप के इतिहास में, जिसमें एक विरोधी उसका दरबारी कवि अगर किसी की प्रशंसा कर रहा है तो निश्चय ही प्रताप का शौर्य प्रशंसनीय रहा होगा। तो विरुद्ध क्षत्रि भी एक बहुत बड़ा दोहा है। अब फिर प्रताप सिंह का झूलना भी है, जिसमें प्रताप के बारे में महाराजा राय सिंह जो बीकानेर के थे, उनके समकालीन कवि सांधु, माला सांधु ने लिखा ये प्रताप सिंह का झूलना। तो इसी तरीके से कुछ ताम्रपत्र और शिलालेख भी हैं जो मेवाड़ी और हिंदी मिक्स में उपलब्ध हैं, जिनमें भी प्रच्छन्न रूप से जानकारी हमें प्राप्त होती है। कुछ परवाना हैं छोटे छोटे जिनमें इनका वर्णन मिलता है। तो इसी तरीके से प्रताप के स्रोत हैं। इन स्रोतों की चर्चा मैंने इसलिए की कि आमतौर से प्रताप के बारे में जो जानकारी वो लिमिटेड लोगों के पास रहती है, और उसका भी उल्लेख सिर्फ हल्दी घाटी के महत्व तक रेखांकित है। अब इतिहास लेखन के समय में नए युग का प्रवेश हो रहा है, और अर्थात जो नए नए स्रोत हमें राजस्थानी के प्राप्त हो रहे हैं, उसमें ख्यात साहित्य है, बात साहित्य है, बेली साहित्य है, उसका भी प्रतापकालीन मेवाड़ के सामाजिक आर्थिक जीवन को समझने के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये सामाजिक आर्थिक महत्व समझ के प्रताप के बारे में क्या जानकारी होगी। विशेष तौर से मैं अगर एक बात कहूं कि भाई आखिर युद्ध क्यों हुआ, हल्दी घाटी की लड़ाई क्यों हुई, आपको बता दूं प्रताप के पास ऐसा कुछ भी उस समय नहीं था। मेवाड़ की जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत कमजोर थी, और इनके पास कुछ ऐसा नहीं था जिससे ये कहा जा सके कि एक युद्ध का कारण बनता है। तो विशेष तौर से इसको एक सांस्कृतिक जो आधिपत्य है साबित करने के लिए अकबर आमदा था कि किसी तरीके से वो पूरे जो राजपूताना है उसमें मेवाड़ एक ऐसी रियासत है जो उसकी आधिपत्य को स्वीकार नहीं कर रही है, और उसकी जो साम्राज्यवादी भावना थी उसके तहत ही उसने प्रयास किया वो इसको साबित करे। और अकबर के विरुद्ध प्रताप अपनी स्वतंत्रता और अपना जो स्वराज्य है उसकी संरक्षा के लिए तत्पर थे, और वो किसी भी कीमत पर मेवाड़ की स्वतंत्रता के साथ समझौता नहीं करना चाहिए। जरा संक्षिप्त जीवन जो चर्या है उसकी बात की जाए तो प्रताप का जो जीवन काल है वो 9 मई 1540 से लेकर के 19 जनवरी 1597 तक सीमित हो जाता है। इस संक्षिप्त काल में प्रताप ने जो उपलब्धियां प्राप्त की वो बहुत सारी हैं। उनके समय में साहित्य की भी रचना हुई, और बहुत सारा जो मेवाड़ है वो एक ऐसे दौर में रहा जिसमें लगातार परिवर्तनों का युग चलता रहा। तो विशेष तौर से जो मेवाड़ की भौगोलिक सीमाएं हैं वो लगातार घटती बढ़ती हैं। हमेशा याद रखने वाली बात है कि प्रताप के समय में मेवाड़ की सीमाएं घटती बढ़ती रही हैं। जो मुख्य रूप से युद्ध आते हैं उसमें हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में आपने सुन रखा है।
हल्दी घाटी के युद्ध से पूर्व अकबर की ओर से 4 शिष्टमंडल आए। जलाल खां से लेकर के आखिरी जो शिष्टमंडल है वो टोडरमल के नेतृत्व में आता है। इन चारों शिष्टमंडलों ने प्रताप को अकबर की अधीनता स्वीकार करने के लिए तैयार करने की बात कही, किंतु नहीं हुआ। दूसरे शिष्टमंडल में हम पाते हैं कि स्वयं मान सिंह उपस्थित होते हैं, कुंवर मान सिंह, जिसमें खाने वाली अनबन की बात आती है। और तीसरे शिष्टमंडल में भगवंत दास यानी मान सिंह के पिता उपस्थित होते हैं और समझाने की बात करते हैं। और चौथे शिष्टमंडल में टोडरमल आते हैं। तो ये याद रखने वाली बात कि 4 शिष्टमंडल प्रताप को समझाने के लिए अकबर ने भेजे, किंतु जब वो नहीं माना तो फिर 1576 में हल्दी घाटी की लड़ाई होती है और इसमें दोनों पक्ष अपनी अपनी जीत का दावा करते हैं। संक्षेप में आप ये मान सकते हैं कि अनडिसाइसिव बैटल्स था, जिसमें अनडिसाइसिव बैटल्स का मतलब अनिर्णीत युद्ध, इसका कोई निर्णय नहीं हो पाया। इतना जरूर हुआ कि प्रताप ने जिस रणनीति को इस युद्ध में अपनाया वो पहली बार ऐसा हुआ है कि मुगल जो पिछले 50 सालों में लगातार मेवाड़ राजपुताने में जीत पा जाते थे या संघर्षरत रहते थे, वो अपनी यश की रक्षा के लिए वहां से भागे, पीछे हटे। और बाद में 2 लड़ाइयां जो प्रसिद्ध रही, जिसमें गोगुंदा का युद्ध है, देवेर का युद्ध है, देवेर का आखिरी युद्ध बोलते हैं वो है। तो इस तरीके से हुआ। ये हल्दी घाटी की लड़ाई जो होती है, इसमें जो खास बात है वो ये है कि भाई पहली बात तो ये कि जो हरावल और जो इन्होंने दस्ता अपने बनाए वो डिफरेंट थे। और इसी तरीके से बाद की लड़ाइयों में टेक्निक उनकी इसी तरह की रही प्रताप की। और बाद के समय में कुछ क्षेत्र छोड़ करके, जिसमें विशेष तौर से चित्तौड़ का गढ़ आता है, उसको छोड़ करके उन्होंने 1585 के बाद का जो समय है वो चावंड में अपनी दूसरी राजधानी बना करके वहां से शासन संचालित किया। और उस शासन के संचालन में उन्होंने ये पाया कि मेवाड़ में जो विकास था वो हुआ और बहुत तेजी वहां विकासमान स्थितियां हुई। चावंड में ही एक संयोग देखिए कि वो हल्दी घाटी के अतिरिक्त उन्होंने बहुत सारे युद्ध लड़े, किंतु वो घायल नहीं हुए और अपने जीवन की रक्षा कर पाए। किंतु बाघ का एक शिकार करते समय चावंड में ही जो प्रत्यंचा थी धनुष की, उसको चढ़ाते समय कुछ उनको आंतरिक तौर से हाथों में कहते हैं जख्म या चोट हुआ और उसके बाद उनका वहीं चावंड में देहांत होता है। और चावंड से 1.5-2 मील की दूरी पर उनकी छतरी बनी हुई है और उस छतरी के पास ही उनका अंतिम संस्कार किया गया था। तो अब इसके अतिरिक्त एक हम पीपीटी तो क्या पूरा मैटर ही है जो मैंने स्वयं अपनी उससे किताब से उसको किया था। तो दरअसल समय बहुत लिमिटेड रहता है, तकनीक में सीमाएं जो है बहुत कम होती हैं, तो इसलिए इस मैटर को हम नहीं देख पाए ज्यादा। फिलहाल कुछ जो मैटर है उसको हम अगर देखें तो हमें पता लगेगा मेवाड़ के बारे में। और विशेष तौर से अब हम संक्षेप में जल्दी से जो इनका मूल्यांकन है वो आपके सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं। इसमें ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य पहले हमने बताया है और ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य के बाद हमने मूल्यांकन की बात की है। जो विभिन्न वार्ता के प्रस्ताव हैं उनकी चर्चा करने के बाद हमने इनके मूल्यांकन को इसमें प्रस्तुत किया है। ये मृत्यु का जो है, अब हम मूल्यांकन की बात आपके सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं संक्षेप में। तो ये जो मूल्यांकन इनका है अपने ढंग से समझा जा सकता है और मूल्यांकन हर इतिहासकार अपने ढंग से कर सकता है। महाराणा प्रताप जब मेवाड़ के सिंहासन पर बैठे तो प्रताप के शेष सिंहासन कांटों की शेष साबित हुआ। प्रारंभ में आपको पता है इनका जगमाल जो छोटा भाई है वो उसको प्रताप जो उदय सिंह थे उन्होंने
घोषित किया था। तो प्रताप ने अपने वंश की पवित्रता सर्वोच्चता बनाए रखने के लिए अकबर की अधीनता नहीं स्वीकारी और इस तरीके से विभिन्न युद्धों के बाद हल्दी घाटी का युद्ध भी उन्होंने बहादुरी से लड़ा। प्रताप स्वदेशाभिमानी, स्वतंत्रता का पुजारी, वीर, रण कौशल व स्वार्थ त्यागी था। यह भी दूसरे राजपूत शासकों की तरह अकबर की अधीनता स्वीकार कर सकता था, लेकिन स्वदेशाभिमानी व स्वतंत्रता के पुजारी प्रताप ने शक्तिशाली सम्राट से लोहा लेने का संकल्प लिया। यद्यपि हल्दी घाटी में पराजय उसकी अपनी कुछ भूलों के कारण हुई। इसको पराजय भी ये मुगल क्रॉनिकल्स के आधार पर है, अन्यथा पराजय नहीं कहा जा सकता है। अगर प्रताप हारा होता तो मान सिंह व आसफ खां को युद्ध में विजयी हुआ था, है ना। अगर प्रताप हारा होता तो मान सिंह व आसफ खां को सम्मानित किया जाता, ना कि दरबार में प्रवेश पर पाबंदी लगा दी जाती। युद्ध के बाद भी प्रताप व उसके समर्थकों ने छापामार प्रणाली से संघर्ष जारी रखा। भारत के महान स्वतंत्रता सेनानियों में महाराणा प्रताप की गिनती की जाती है। वह मेवाड़ की स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए कटिबद्ध था। उसने अपनी मातृभूमि की स्वतंत्रता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए अपना तन मन धन सब निछावर कर दिया। समय की सीमाओं को देखते हुए हम जो चाहते हैं कि अब ये जो क्लास है वो वापिस आप लोगों के लिए खोल दी जाए, ताकि आप जो इसकी समीक्षा या आपके जो प्रश्न हैं उनका उत्तर दिया जा सके। प्लीज इस बारे में सबसे पहले यदि दीपेश जी अभी तक जुड़े हैं तो दीपेश जी से मैं कहूंगा कुछ शुरुआत कर सकती है। अनम्यूट हो गए, बोलिए। सर प्रणाम, चरण स्पर्श। हाँ बोले। कानपुर से 3-4 बच्चे जुड़ गए हैं। बहुत अच्छा। और मेरा सवाल तो सर ये है, बच्चे देख ही रहे हैं आपको कि आपने सोर्सेज की बात मुझसे की थी और मैंने उन्हें सोर्सेज के बारे में ज्यादा नहीं बताया, मैं बीच बीच में बताता रहता हूँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो सर मेरा तो सवाल ये है कि हम सोर्सेज भी बताएंगे ना, जैसे तो इन लोगों को यही सोर्सेज से जो सोर्स बता रहे होते हैं उन्हीं सोर्सेज से जो कुछ इन्हें बताया जाता है ये एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो उनका फिल्ट्रेशन कैसे करेंगे फिर? ये फिल्ट्रेशन क्या समय के साथ होगा? बहुत प्रश्न सूक्ष्म है, मतलब माइक्रो क्वेश्चंस है कि एक तो फिल्ट्रेशन जो सोर्सेज है ना उनको पहले इन्हें ये एक बात अभी से बिठाई जाए दिमाग में कि प्राथमिक स्रोत और द्वितीयक स्रोत, राइट? जी सर। है ना। तो जो प्राथमिक स्रोत हैं वो जो घटना है उसी स्थान पर लिखे गए हों और उसी समय लिखे गए हों, देश काल जिसको हम बोल रहे थे, ठीक है। और सेकेंडरी सोर्स बाद के हो सकते हैं या कहीं दूर बैठ के जो लिख रहा है उस घटना के स्थल पर नहीं है, उसको हम सेकेंडरी सोर्स की श्रेणी में रख लेते हैं। और अब ये स्रोतों के फिल्टर वाली जो बात है ये बहुत धुंधली कमजोर होती जा रही, क्योंकि आपको पता है अब ओरल हिस्ट्री की बात होने लगी है ना। तो जब ओरल हिस्ट्री हम किसी से सुनते हैं, मौखिक इतिहास सुनते हैं, तो ओरल हिस्ट्री तो बहुत पीछे छूट जाता है, राइट। हाँ। अन्य बोलने वाले कोई छात्र? बहुत सारे छात्र जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, 19 लोग जुड़ गए हैं भाई। इसमें रामगंज मंडी से कोई जुड़ा क्या? रामगंज मंडी कॉलेज का छात्र छात्रा? भवानी मंडी से कौन कौन जुड़े हैं जरा? सर मैं। नाम बताएं प्लीज। बहुत अच्छा। शिवानी बैरागी। शिवानी बैरागी। किस नाम से आप जुड़ी है? जरा अपना माइक भी कर दीजिए ऑन। वो हाँ, कैमरा भी ऑन कर दीजिए। जस्ट ये बच्चों को बतौर ट्रेनिंग जैसा, ताकि आगे अगर मान लीजिए कोई स्थिति बिगड़ती है तो आप ऑनलाइन पढ़ाने में सक्षम हो। हाँ सर। यस, ये बैरागी दिख रहा है मुझे। शुभम बैरागी नाम से जुड़ी हुई हैं? हाँ, शुभम बैरागी नाम से। जी जी जी। तो आप कैमरा भी ऑन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। ये टाइम आपके लिए रखा है।
यस, विनोद कुमार ने कैमरा ऑन किया है। विनोद कुमार किस कॉलेज से जुड़े हैं? आवाज करिए पहले अपनी, ये अनम्यूट करिए माइक, म्यूट जो रेड दिख रहा है ना छोटा सा, हाँ ये। यस, अब बोलिए, अब आवाज आएगी। भवानी मंडी बिरला कॉलेज। गुड गुड, वाह 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 वाह, बहुत सुंदर। तो कभी कभी कहते ऑनलाइन अगर उपलब्ध ज्ञान है और पड़ोस के ही टीचर दे रहे हैं तो ले लेना। वैसे आपके जो अध्यापक हैं बहुत मेहनती हैं, श्री योगेश कुमार जी, जी सर, है ना। और इधर दीपेश जी कानपुर कॉलेज से जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। हेलो सर, नमस्ते। नमस्ते। मैं मीनाक्षी राठौर हूँ सुनेल से। अच्छा, तो आप किस कॉलेज में हैं? भवानी मंडी। गुड, भवानी मंडी से हैं, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। ये प्रताप के टॉपिक से छोटे सवाल आते हैं, कई बार आता उनका राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ? गोकुंदा गांव में। जी, और प्रताप की मृत्यु कहाँ हुई? चांडाल बांडोली में। क्यों प्रसिद्ध है? यस, नमस्ते सर, मैं भी हूँ पायल पाटीदार, हाँ, बिरला भवानी मंडी कॉलेज। कॉलेज से। हाँ सर। वाह वाह वाह, भवानी मंडी के 4-5 लोग जुड़ गए, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। तो मीनाक्षी, पायल और ये शिवानी। शिवानी। सर मैं रामगढ़ राठौड़। हेलो सर। हेलो। अच्छा अच्छा, हाँ। तो कभी कभी ऑनलाइन क्लास जब लेंगे तो अगर आप जुड़ेंगे तो कुछ निश्चित ही नई बातचीत होगी। हेलो सर, आई एम हरीश मेहराबान जी सर, मैं भी भवानी मंडी से हूँ। कहाँ से हैं? हेलो। हाँ, बिरला कॉलेज भवानी मंडी। बिरला कॉलेज भवानी मंडी, वाह भाई, आज तो बिरला कॉलेज की धूम लग रही है। अच्छा, झालावाड़ कॉलेज से कौन जुड़ा है? सर मैं भी बिरला कॉलेज भवानी मंडी। अरे वाह यार, बिरला कॉलेज की धूम है भाई। भवानी मंडी कॉलेज की धूम है, बिरला कॉलेज की। मैं अब ये जानना चाहता हूँ झालावाड़ कॉलेज से कौन कौन जुड़ा है इस समय? तो सर बच्चे डरे ना, हमारे माइक अनम्यूट करिए और बोलिए। हेलो सर। हाँ हेलो, मैं उमरान मीणा जी। सर, मुझे आवाज आ रहा है? हाँ, एक एक बोले। कौन बोल रहा है अभी? सर मैं बोल रहा हूँ विकास सिंह, सिंहपुर से। कहाँ से? सिंहपुर सिंह, भवानी मंडी कॉलेज। अच्छा अच्छा, वाह, भवानी मंडी के बहुत लोग जुड़े हुए हैं भाई, वाह। सभी बिरला कॉलेज जुड़े ज्यादातर। हाँ, अब जरा मैं ये जानना चाहता हूँ झालावाड़ कॉलेज से कौन जुड़े हैं? क्लास में बच्चों को हमेशा कहते हैं भाई सीखो। ओम प्रकाश। हेलो सर, हाँ, मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। बिल्कुल पूछे बेटा। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था ना, तो उसमें ये महाराणा प्रताप की पराजय का क्या कारण था, क्या भूल थी उसकी? पहली बात तो देखिए, क्या पराजय हुई थी, इस पर देखना पड़ेगा कि पराजय क्या हुई थी। यही एक डिस्प्यूटेड है। महाराणा प्रताप की पराजय नहीं हुई थी सर। यस, देखिए बोले ना, ये तो मैंने यूं कहा कि अनडिसेसिव बैटल्स, अंग्रेजी में एक शब्द होता है अनडिसेसिव, अर्थात अनिर्णायक युद्ध, जिसका निर्णय नहीं हो पाया हार जीत का, ऐसा युद्ध। राइट, पहली बात। महाराणा हारे नहीं थे वो। सुनिए, फिर भी जो ये पूछना चाहती है कि भाई कारण क्या थे, हमने इस पीपीटी में कारणों की संक्षेप बात की है कि भाई जो अनिर्णीत भी रहा युद्ध और दोनों सेनाएं जगह छोड़ गई, तो उसमें जो उनके कारण है इस पीपीटी में, क्योंकि समय कम था और आपको पूरी ये दिखाई नहीं, जैसे कि एक बार वापस हम जल्दी से शेयर कर दें ताकि ये आपके ग्रुप पर, भवानी मंडी ग्रुप पर हम इसको भिजवाएंगे तो ये दिख जाएगी। इसको जरा देखें, इसमें एक आएगा कारणों पर। यस, देखिए ये जो लिखा है ना, एक पॉइंट आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है कि प्रताप की युद्ध में हार के कारण। तो दरअसल क्या है ना, परंपरागत रूप से हम हार लिख देते हैं और जो अनडिसेसिव है उसका सही टर्म हमें पता नहीं लगता है।
तो लिख रहे हैं ना, परंपरागत शैली को अपनाना एक युद्ध का कारण है। भाई पहला पॉइंट अगर आप बताएं तो क्या बताएंगी? परंपरागत युद्ध शैली को इन्होंने अपनाया। अच्छा, दूसरी बात, जो रिजर्व दस्ता और सुरक्षा पंक्ति की ओर जिसमें ध्यान नहीं दिया गया, और साथ साथ जो प्रारंभिक दौर था इस युद्ध में, प्रारंभिक दौर में मुगल सेना बिखर गई थी, तो उस उत्साह से जो था, अति उत्साह में प्रताप की सेना जो है थोड़ी सी सुस्त पड़ी, और जिसका परिणाम हुआ कि ये पिछले। दूसरी बात ये है कि प्रताप की सेना छापामार युद्ध प्रणाली की पारंगत सेना थी, किंतु इन्होंने मुकाबला किया, तो सीधे मुकाबला इन्हें नहीं करना चाहिए था। तो ये जो तीन बातें हैं, ये बहुत, वापस बता दूं, परंपरागत शैली को अपनाना, और दूसरा अति उत्साह, प्रारंभिक जीत से इन्हें ऐसा लगने लगा हम युद्ध जीत जाएंगे। तो तीसरा ये है कि इनका जो सीधे मुकाबला इन्होंने किया, वो भी चूंकि मुगलों की सेना बड़ी थी और मुगल साधन संपन्न थे प्रताप की तुलना में, तो ये तीन जो चीजें हैं मुख्य रूप से इनके कारण के रूप में समझी जा सकती हैं। बीए स्तर पर बहुत अच्छा सवाल था। अगला हाँ सर, ये परंपरागत युद्ध शैली क्या होती है? यस, ये भी प्रश्न बहुत अच्छा है। परंपरागत शैली से मतलब है, अब देखिए कि जो सेनाओं को सजाया जाता है ना, किस तरह खड़ी करेंगे सेना, हाथी आगे रहेंगे, उसके पीछे और रहेंगे। अच्छा, दूसरी बात, हाथी का भी इशू डिस्प्यूट में है। हाथी के बारे में ये कहा जाता है, लेस मोबाइल, आपको पता, हाथी धीरे धीरे चलता है, तो हाथी को मध्यकाल आते आते लगभग सेना से हटा दिया गया था। पहाड़ी इलाका में भी हाथी बहुत उपयोगी नहीं होता था। इस युद्ध में 4-5 हाथी हैं, जिसमें राम प्रसाद तो आपने सुना होगा, लूना था, और लूना के अलावा एक और हाथी है जिसका नाम ग्वार करके है ना, ग्वार। तो 4 हाथी हैं सारांश रूप में इस युद्ध में लड़ रहे हैं, और विशेष तौर से प्रताप के हाथी राम प्रसाद और लूना, इन दोनों ने किया। समय थोड़ा ही बचा है, तो इस तरह से ये परंपरा की युद्ध शैली है जिसमें एक साज सज्जा निश्चित होती है। और प्रताप की सेना छापामार युद्ध में ज्यादा पारंगत थी। शायद अगर छापामार ढंग से सीधा सामना न करते तो भी इनको सफलता मिलने की संभावना और बढ़ जाती। राइट सर? हाँ बिल्कुल आ गया समझ में सर, एक क्वेश्चन मेरा भी है। जल्दी से पूछिए, समय खत्म हो रहा है। सर, हरावल और दस्ता में क्या अंतर है? हाँ, ये साइड से दस्ता रहते थे। हरावल दस्ता मानी जो साइड से हमला करेगा सेनाओं पर, और इसमें